हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। कई जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में भी आता है, सीबीएसई में खासकर आता है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ ये हमें कुछ नहीं एक्सप्लेन करता। असल में ये क्या करता है, अज्यूम करते हैं एक वायर है जिसके अंदर करंट जा रहा है आई, बहुत बड़ी लेंथ की है। मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, मान लो एक स्मॉल लेंथ ले ली। स्मॉल लेंथ को मैं किससे डिफाइन करूंगा, dl से, और एक पॉइंट ले लिया p। इस dl से ये जो p पॉइंट है ये कितनी दूर है, r इज द क्या होता है मेरा जो डायरेक्शन वेक्टर भी लेते हैं हम। तो मुझे इस p पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या मैं कहूं कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, या मैं कहूं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तीनों ही चीजें कुछ देर के लिए एक ही है। मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, इंटेंसिटी भी नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पे डिपेंड करके, और इंडक्शन भाई जब करंट जा रहा तो यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। तीनों ही चीज क्या सेम है। तो इस पॉइंट को हम मेजर करते हैं कि भाई सबसे पहले अज्यूम किया एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंडक्टर है जिसकी लेंथ है l, उसका कोई एक पॉइंट लिया मैंने dl। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, जो स्मॉल मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, भाई जब लेंथ स्मॉल ली है तो मैग्नेटिक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, करंट के। सबसे पहली चीज करंट ही नहीं होगा तो पी पॉइंट पे कोई इंडक्शन ही नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज जो इंडक्शन होगा वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई की कितनी स्ट्रेंथ, आई की कितनी एम्पियर का हमारा करंट जा रहा है। दूसरी चीज डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डीएल के, कितना ज्यादा लेंथ ले रहा हूं, अगर पूरी लेंथ लूंगा तो भाई आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा था ना, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूनिट 2 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या होगी उसकी, डी एल, ठीक है। तीसरी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि दो बॉडीज के बीच में मुझे कुछ पॉइंट निकालना है तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है उनके बीच का डिस्टेंस। जैसे जैसे बढ़ता जाता है उनका फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन का चाहे रिपल्शन का, वो क्या होता जाता है, वीक। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, जो मैं कहूंगा साइन थीटा, जो मैं क्या कहूंगा साइन थीटा। वो इसलिए कि ये इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। दूसरी चीज, जो मैग्नेटिक फील्ड है बी और ई एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर में मैं साइन वेव बनाता हूं, या मैं कहूंगा थीटा मेरा कौन सा होगा, साइन में होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं dB is directly proportional to sin theta, is directly proportional to sin theta। E और B फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सब स्टेट करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनेंगे। क्लियर है? अब इन सारी उनको इक्वेशंस को कंबाइन किया तो dB is directly proportional to I dl sin theta अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनिटी साइन हटा तो वैल्यू आ गई म्यू नॉट, अरे सॉरी अभी तो k लिखूंगा, k कांस्टेंट वैल्यू आई इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसी को रीराइट करके लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसी चीज को फिर से रीराइट किया तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल इंटू आर, मैंने क्या ले लिया, वेक्टर्स ले लिया अपॉन आर स्क्वायर, डी एल और आर, और यहाँ पर कर लिया क्यूब। ये छोड़ो, इस चीज को अभी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द फेवरेट या फेमस बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ये क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज द कांस्टेंट, k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर
स्केयर, अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो और ज्यादा आसान है। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को यहाँ लिया 1 अपॉन म्यू नॉट 4 पाई हो जाएगा। यहाँ पर आई एम्पियर मीटर, इससे बढ़िया हमारा न्यूटन मीटर फोर्स है ये काइंड ऑफ। अब आ जाते हैं, इसको मैंने क्या किया, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया था, बहुत स्पीड में काम कर गया था मैं। तो ये था बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बहुत आसान है। यानी इस पी पॉइंट पे जो करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इनटू के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो मैं कहूंगा बायोट-सैवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हमारे पास वेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ हम जान गए हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 जो कि हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर का क्या होता है, यूनिट वेक्टर, सॉरी आर का यूनिट वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, और इस 1 की जगह मैंने यूनिट वेक्टर की जगह क्या प्लेस कर लिया, आर डायरेक्शनल वेक्टर अपॉन आर जो इसका मैग्नीट्यूड है, जिसको मैं आर ही लिखता हूं। तो कितना रिजल्ट हो गया, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर, डी एल भी मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, और साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। और साइन थीटा जब देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये कुछ ऐसा ही है ना, आई डी एल, तो डी एल साइन थीटा को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, म्यू नॉट अपॉन आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये क्या है मेरा बायोट-सैवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बहुत आसान सा वो चल रहा है ये। अब करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ये टॉपिक ही होता है बायोट का। तो एप्लीकेशंस, सबसे फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, बहुत ही ज्यादा आसान। एज्यूम करते हैं यहां से आई करंट गया, यहां से आ गया, किसी सेंटर पे पी पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है। तो डीएल उसका क्या होगा, टेंजेंट, दिस इज डीएल। अब इस पी पॉइंट को मैं यहां भी ले सकता था, तो टेंजेंट होएगा, यहां भी ले सकता था, टेंजेंट होएगा, वही आर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हम जानते हैं कि जो भी हमारा टेंजेंट या डीएल की वैल्यू है वो 90 डिग्री बनाई, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 इज इक्वल टू 1, इसलिए मैंने वैल्यू डाल दी साइन 90 डिग्री, जो कि मैं इरेज भी कर लिया कि हाँ भाई साइन 90 होता है 1, और 1 को तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। तो हमारे पास जो यहाँ पर डीबी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हुआ वो कितना हुआ, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे निकालना है इस पूरे लूप पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हुआ। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेट। जब पूरे का निकालते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग। तो डीबी वैल्यू ले लो कोई भी, वरना अभी तो लिमिट डालने की जरूरत नहीं है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका भी इंटीग्रेशन, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। डीबी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, बी, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू, आई कांस्टेंट वैल्यू, आर स्क्वायर। देखो यहां से जो करंट जा चुका वो जा चुका, आई कांस्टेंट, आर उनके बीच का डिस्टेंस क्या है असल में, रेडियस। और एक सर्कुलर कॉइल है, तो जाहिर सी बात है सर्कुलर पे क्या होता है, उनका रेडियस में से क्या होता है, सेम। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एल का इंटीग्रेशन ऑफ डी एल ओवर अ स्मॉल या सर्कुलर लूप इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। क्या बन जाता है उसका, सर्कमफ्रेंस। वो क्या होता है,
पाई आर। तो रिजल्ट आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आर इंटू आई अपॉन आर स्केयर से आर गया, और मेरा एक नया रिजल्ट निकला। वो क्या निकला? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन आर। ये किस चीज का? एक टर्न का, है ना, एक चक्र का। अगर ये टर्न ज्यादा हो जाए तो n क्या कर दूं? नंबर ऑफ द टर्न्स मल्टीप्लाई कर दूं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? अगर n टर्न्स है, मान लो इस लूप ने 10 टर्न लिए, तो 10 की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक टर्न की वैल्यू की क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। तो ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन, है ना। उसके बाद है फाइनाइट लेंथ। अगर बाय चांस इसकी कोई जो हमारा फर्स्ट था उसमें कोई फाइनाइट आ जाए तो वो सीधा सा हो जाएगा, एल लेंथ ले लिया तो l/2 उसका सेंटर पे ही चेक करेंगे। ठीक है। अब है रोटेटिंग सर्कुलर कोयल। अब एक रोटेटिंग, ये तो सर्कुलर कोयल थी, अब रोटेट भी कर रही है वो। ठीक है। तो ये है सेकेंड एप्लीकेशन, सेकेंड ऑफ ए रोटेटिंग डिस्क। मैं इसको डिस्क बोल देता हूं। ठीक है। एज्यूम करते हैं ऐसी एक रेक्टेंगुलर कोयल है, उसके बाहर कोई पॉइंट है। इसमें तो हम अंदर ले रहे थे, जो कुछ ऐसे डिस्टेंस, सॉरी मेरा डायग्राम गलत हो गया। ठीक है। जो ऐसे जा रही है। ठीक है। तो दिस इज द सेंटर O, इसका रेडियस मान लेता हूं ए। ठीक है। यहां से डिस्टेंस सेंटर से मान लेता हूं x, और ये है मेरा पॉइंट A, B और P। ठीक है। A, B और P। तो B और P का, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है एट पॉइंट B एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट B, और एक निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट A। तो दो पॉइंट्स के बीच के मैं डिस्टेंस को क्या लिखूंगा? R। और ये मुझे पता है इक्वेटोरियल पे भी हम सेम कर चुके हैं। तो इसका रिजल्टेंट आएगा यहाँ, क्या आएगा? बाय चांस इसका लिख दिया मैंने dB1, इसका लिख दिया dB2। ये देखो रिजल्ट यहाँ आना चाहिए था ना सेंटर से, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डलेंगे, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या डले? यहाँ पर इसको जाना चाहिए था कहाँ? परपेंडिकुलरली यहाँ। थीटा बन गया, दिस वन इज dB cos phi, dB cos phi, साफ रहे, dB, ये इसका बना dB2, dB1 cos phi, एक दूसरे के 180 डिग्री है, इतने हैं 180 डिग्री, इसलिए एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसल आउट। ये बन गया dB1 sin phi, और ये बन गया dB2 sin phi, या मैं करूँ थीटा। ये एंगल बनाया इन्होंने जो थीटा, क्या बनाया? थीटा। ठीक है। मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। इस डायग्राम को फिर से समझो, नहीं समझ आ रहा तो फिर से इरेज करके बनाओ। देखो, एक सर्कुलर कॉइल है। अभी फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने निकाला था एट सेंटर, है ना। अब निकालेंगे एट ए पॉइंट P विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स टू एजेस। ठीक है। ये पॉइंट P है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से देखो, जब मैं दो पॉइंट्स के बीच निकाल रहा हूं तो A पॉइंट है और B पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? R। मैंने इसको अपनी तरफ से नाम दे दिया, उसके सेंटर से X, और ये मेरा क्या बन गया? रेडियस को मैंने नाम दे दिया, R दे नहीं सकता क्योंकि R तो हमारा इक्विडिस्टेंस के लिए है, इसलिए इसको नाम दे दिया A। अब इसकी वजह से जो मेरा रिजल्टेंट होना चाहिए था वो ऐसे होना चाहिए था, परपेंडिकुलर पॉइंट पे, और इसका जो रिजल्टेंट होना चाहिए था वो यहाँ जाना चाहिए था। और जब दो एंगल एक दूसरे के साथ थीटा के साथ क्या करते हैं? चेंज करते हैं। थीटा के साथ क्या कर दिया उन्होंने? चेंज कर दिया, तो उनका रिजल्टेंट टोटल क्या होगा? कंसंट्रेटेड होगा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मुझे डालने पड़ेंगे।
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डालने पड़ेंगे। तो बाय चांस जो डी बी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट ए को मैंने डी बी लिख दिया और आपकी बुक में इसको इन्होंने लिख दिया डी बी डैश। एंगल्स की वैल्यू जब मैंने वर्टिकल अपोजिट एंगल्स लिए तो ये वाला इसके साथ गया, ये वाला इसके साथ गया, तो यहां पर मेरा रिजल्टेंट बन गया डी बी कॉस थीटा। ये मेरा वेक्टर कौन सॉरी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना डी बी डैश, ये क्या बन गया डी बी साइन थीटा, और ये क्या बना डी बी डैश साइन थीटा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डाले। एक बार तो डी बी के देखो, डी बी कॉस डी बी साइन, एक बार डी बी डैश के देखो क्या बन जाएगा डी बी साइन फाइव डी बी कॉस फाइव। तो ये तो सेम ही है ना, तो इसलिए ये दोनों प्रोपेगेट वे एक ही साइड। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रिजल्टेंट मेरा गया इस वे में, रिजल्टेंट किस में गया इस डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट मेरा बाय यूजिंग बायोट-सैट्स लॉ डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा जब रेक्टेंगुलर को ले रहा हूं तो थीटा वही है, परपेंडिकुलर लिया तो 90 डिग्री हो गया था और मैंने क्या लिख लिया ये लिख लिया। ठीक है, अब फाइंड करते हैं वैल्यूज। ठीक है, क्या करते हैं वैल्यूज फाइंड करते हैं इसमें सबसे पहले। तो रिजल्टेंट एक डीबी का क्या हो गया इनटू रिजल्टेंट क्या हुआ डीबी मैग्नेटिक फील्ड हुआ डीबी साइन फाइव। दूसरा क्या बना B1 B2 भी क्या बना DB डैश साइन फाइव, और दोनों ही सेम है तो कोई एक वैल्यू निकाल लो तो भी वही रिजल्ट निकलेगा मेरा। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सेम आएगा, वो भी क्यों क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या सेम, इसलिए मेरे पास DB इंटू साइन थीटा। मुझे इनकी वैल्यू निकालते हैं, तो आई की वैल्यू मुझे नहीं पता, DL की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो इन्होंने इस x की जगह मैंने क्या ले लिया बाय चांस ये पॉइंट लिया L, क्या लिया L। ठीक है, तो मैंने क्या किया टेन थीटा ले लिया, टेन थीटा होता है L बाय A। देखो ये थीटा है, L परपेंडिकुलर, वही ये वाला थीटा इसके साथ बन रहा है, तो L परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो पाकिस्तान तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो L बाय A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर ये थीटा बनाएगा, यहाँ पर ये थीटा बनाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया L इज इक्वल टू A टेन थीटा। मैंने क्या किया इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर लिया, या मैं इस चीज को लिख लू DL A टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू डी थीटा। देखो इस चीज को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मेरा रिजल्टेंट वापस मुझे क्या मिलेगा ये मिलेगा, तो मैंने उस फॉर्म को ही तो लिखा है। तो मेरे पास DL की वैल्यू क्या होगी यहां पर A सीकेंट स्क्वायर थीटा, ऐसा ही हो गया, करके देख लो चाहे। सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन वैसे भी टेन थीटा होगा। ठीक है, अब निकालता हूं मैं R की वैल्यू। R इज द हाइपोटेन्यूज, R क्या है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज चाहिए R ले लो चाहिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मींस R स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। R इज इक्वल टू अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ऐसा ही है L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे ही बिल्कुल। तो R की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, R की वैल्यू अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, अब किस चीज की निकालो साइन थीटा, बिल्कुल, और ये थीटा इस बार ये वाला है साइन थीटा। साइन थीटा फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू A अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट। तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई
अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, पक्का। तो अब देखो यहाँ अब इन चीजों को इसमें प्लेस करते हैं। तो B1 या मैं कहूँ B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl की जगह क्या प्लेस करूं, a सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू r dl अपॉन r स्क्वायर की जगह क्या प्लेस करूं, l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो गया तो अंडर द रूट कैंसिल हो गया, और इनटू साइन थीटा की जगह क्या प्लेस करूंगा, a बाई साइन थीटा इज इक्वल टू a बाई एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई a इंटू ए स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अपॉन एल स्क्वायर की पावर अपॉन ए की पावर, इसका मतलब क्या होता है, पावर कितनी होती है, ये 1/2। ये कितनी पावर होगी, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये किसकी निकली, db sin phi एक की। दूसरे की भी निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, db sin phi, दोनों को ऐड करूंगा तो जाहिर सी बात है मैं इन सारी चीजों को छोड़ के सीधा सा इसको 2 से ना मल्टीप्लाई कर दूं। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, क्योंकि एक db की वैल्यू ये है, दोनों को ऐड करूंगा db sin थीटा प्लस db डैश sin थीटा, तो आंसर आएगा db sin, दोनों की वैल्यू सेम है तो 2db sin थीटा, तो 2i a स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। अब कहेंगे सर ये जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है ये आपका रिजल्ट ऐसा क्यों आ रहा है, बुक में तो इसको कट कर दिया गया था cos स्क्वायर से। वो इसलिए कि यहाँ पर जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया था dl को dl sin थीटा, यहाँ पर जो sin थीटा था उसका इंटीग्रेशन करता हूँ, असल में ये cos थीटा के इक्वल आता है। cos थीटा के इक्वल ऐसे आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल से जब मैं इसको देखता हूं तो बेस क्या है, या फिर इसी ट्रायंगल में ले लेता हूं इसमें, तो यहाँ थीटा है तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर था अपॉन बेस a बाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमने साइन थीटा ली थी। अब यहाँ से cos थीटा को देखूंगा तो इसके लिए बेस क्या है, ये, और सॉरी बेस ये है, ये क्या बन जाएगा बेस, देखो नहीं समझ आया, साइन थीटा इस पॉइंट से, साइन थीटा उस एंगल से देख रहा हूं। साइन थीटा की वैल्यू मैंने निकाली a बाई एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट। अब इस पॉइंट से, क्योंकि अब P पॉइंट यहां बना रहा है थीटा, cos थीटा, जो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर। इस एंगल से देखता हूं तो ये साइन थीटा बनाता है, इस एंगल से देखता हूं तो ये cos थीटा बनाता है, इसलिए मैं साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा भी लिख लेता। और यहाँ पर जो मैंने कैंसिल आउट कर लिया था उस साइन थीटा को, वहां पर मैं क्या लिख देता सीधा सा, cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू फिर से निकाल लो, वही आएगी a बाई रूट एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। और इस साइन सीकेंट स्क्वायर थीटा को जब मैं काट दूंगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो ये मल्टीप्लाई इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, समझे। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है और आसान है। अब इसको एक दूसरा थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं, शॉर्टकट कि सर नहीं ये तो बड़ी खिचड़ी है, खिचड़ी नहीं है, बहुत आसान है। मैं इस पूरे डायग्राम में से सिर्फ इस पॉइंट की बात करूंगा, इस पॉइंट को दोबारा से रीड्रॉ कर रहा हूं। ये पॉइंट P है, यहाँ पे रिजल्ट इधर चला गया और एक रिजल्ट इधर चला गया। अब इसका रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये था, ठीक है, तो ये इसका क्या होना चाहिए था परपेंडिकुलर, सॉरी पहले एक से लेते हैं, इसी डायग्राम को बनाता हूं फिर से। देखो A पॉइंट यहाँ है, P पॉइंट यहाँ है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, और इसके हिसाब से मैं मान लेता हूँ कंडक्टर ऐसा है, थीटा ये है, ठीक है। तो यहाँ पर P पॉइंट पर क्या होना चाहिए था साइन थीटा, क्या होना चाहिए था साइन थीटा, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे होना चाहिए था। अब यही A पॉइंट ऐसे यहाँ B पॉइंट ले लेते हैं,
इसका ऐसे, इसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए था, इस डायरेक्शन में। अब इसका जो एंगल बना वो कहेंगे सर नहीं, इसका तो एंगल इसके साथ नहीं, इनके साथ बनना चाहिए था। तो इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डाला, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बाई चांस दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। मैं इसको डी ए लिख देता हूँ एक बार समझाने के लिए, इसको लिख देता हूँ डी बी, है दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड। डी ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या बने, डी ए कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा बना हुआ कॉस, जिसके साथ थीटा नहीं बना हो तो डी ए साइन थीटा। अब आ जाता हूं डी बी को, यहां क्या बना एंगल इसके साथ बना तो डी बी कॉस थीटा, है ना। और यहां क्या बना डी बी साइन थीटा। अब देखो हम जब जानते हैं कि ये ए रेडियस और ये रेडियस सेम है, प्लस ये सेम है, दो ट्रायंगल एक दूसरे से सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन सब कुछ सेम है, तो जो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हुआ डी बी इज इक्वल टू डी ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं जहां भी डी ए है वहां डी बी लिख दूं। अब ये दो एक दूसरे के 180 डिग्री अपोजिट एंगल पे हैं, तो कैंसल आउट हो गए। ये रिजल्टेंट हमने जाने नहीं दिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तभी तो देख रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सीधा सा क्या बन गया, टोटल जो डी बी आया, टोटल टी लिख देता है इसके बीच में, वो क्या आएगा इन दोनों का सम, यानी 2 डी बी साइन थीटा। प्रॉब्लम सॉल्व। अब इस 2 डी बी साइन थीटा को एलिब्रेट करते थे, बहुत आसान है समझने के लिए कि दोनों का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की डायरेक्शन सेम थी, और दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में हो तो उनको हम क्या करते हैं प्लस। नहीं याद आया तो देखो ए और बी, तो रिजल्टेंट आर क्या आएगा ए प्लस बी। जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड वगैरह सब कुछ सेम हो तो उनको हम क्या कर लेते हैं, और सेम डायरेक्शन हो तो क्या होते हैं ऐड। तो हमारा रिजल्टेंट आया 2 डी बी साइन थीटा, 2 डी बी साइन थीटा। बहुत आसान है, कैसे, डी बी टोटल निकालना ना, तो 2 इंटू डी बी की वैल्यू बाय यूजिंग बायोट-सैविट्ज़ लॉ 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इनटू साइन थीटा 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता है इसको अपॉन आर स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बने ड्यू टू दिस एंगल। तो इस एंगल का परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो इसका साइन थीटा, इसको रीराइट करता हूं तो क्या लिखूं 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी a अपॉन आर का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। अब a अपॉन आर को निकाल लेते हैं, 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए तो ए ही है भाई, आर की वैल्यू क्या हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे ही है, तो इस होल स्क्वायर से ये कट गया और रिजल्टेंट सीधा सा आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 2 यहां रख दिया, 2 आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो रिजल्ट सेम आएगा। तो ये कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है, बहुत ही आसान एप्लीकेशन है, और आपको जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है बायोट-सैविट्ज़ लॉ का। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर द डे।